हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने ब्लॉग चैनल बनाया है जिसका नाम अग्रश्री ब्लॉग है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। प्लीज़ जाकर वहाँ पर मेरा वीडियो देखें जिसमें मैं डेली रूटीन डालूँगी। प्लीज़ इस चैनल के सब्सक्राइबर जितने हैं प्लीज़ जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में शिवांश लिखना ना भूलें, जिससे मैं जान सकूँ कि आप मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर वहाँ पर हैं। और प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सुबह भी इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। अन्नू बड़बड़ाती हुई जल्दी जल्दी उठी, अपनी साड़ी संभालते हुए और बालों का जूड़ा बनाते हुए बाथरूम में घुस गई। अन्नू को सुबह सबसे पहले उठना होता था। अगर कभी ससुर जी के बाद नींद खुलती तो बहुत डांट पड़ती थी। जी हाँ, ससुर जी के बाद, क्योंकि सासू माँ तो 9 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। ससुर जी 6 बजे तक उठ जाते थे और अन्नू 5:30 तक। शादी की शुरुआत में तो हर रोज ही जल्दी ना उठने पर डांट पड़ ही जाती थी, कुछ कोसने कुछ ताने। मगर खैर, अब शादी को 2 साल हो गए तो आदत हो गई। अन्नू जल्दी से नहाकर बाथरूम से बाहर आई और नाश्ते की तैयारी में लग गई। आय हाय, आज फिर पोहे में नमक तेज कर दिया। न जाने क्या सीख के आई है मायके से। सासू माँ के गुर्राती हुए आवाज आई और अन्नू सहम गई थी कि आज फिर उसके पति से न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। सास ने पोहे को प्लेट जोर से टेबल पे खिसकाई और दनदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। अन्नू को ये सब सुनते 2 साल होने को आए थे, मगर फिर भी ये बातें दिल पे लग जाती थी। एक छोटा सा आंसू न जाने कब आंखों की सरहदों को तोड़ते हुए गाल पे आ लुढ़का था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ते के बर्तन समेटे और खाना बनाने में जुट गई, क्योंकि ससुर जी और उसके पति को लंच बॉक्स देना होता था ऑफिस जाने के लिए, और उसमें जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। अन्नू जिस दिन दुल्हन बन के इस घर में आई थी, उसकी सास ने सारी जिम्मेदारी से खुद को आज़ाद कर लिया था। ना ही अन्नू हनीमून पे जा पाई और ना ही शादी की शुरुआती साल एंजॉय कर पाई। बस जब से आई इस घर को ही होके रह गई। कभी कभी दिल इन तानों से परेशान हो उठता था। क्या करे, बहुएं भी तो इंसान होती हैं। अपने पति को बताने की कोशिश भी की, मगर उसको इन बातों में दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस रात को 10 बजते ही अन्नू को सारे काम छोड़कर कमरे में जाना होता था, चाहे उसने खाना खाया हो या ना, चाहे वो कुछ भी कर रही हो। हाँ, उसके पति की हवस शांत करके फिर वो पूरी रात काम में लगी रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे अन्नू कहाँ मर गई है, सास ने आवाज़ लगाई थी। वो भागती हुई सास के पास पहुंची थी। क्या हुआ मम्मी जी, अन्नू ने फूली हुई सासों के साथ कहा। क्या हुआ क्या मतलब, ये तूने कपड़े धोए हैं, ये दाग क्यों नहीं साफ हुआ, यही सिखाया है तेरी माँ ने, अन्नू की सास ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी, अब मेरी माँ को कुछ ना कहा करे, मैं फिर से धो दूंगी ये कपड़े, अन्नू ने आंसू भरी आंखों से कहा। अच्छा, अब तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी, रुक आने दे राहुल को आज। अन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि आज न जाने क्या बवाल होने वाला है। वो अपने पति के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो अन्नू को एक जिस्म से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। अब चाहे उस जिस्म से खेला जाए या थप्पड़ों की बरसात की जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। राहुल शाम को जैसे ही घर आया, उसकी माँ ने उसे अपने रूम में बुला लिया और कुछ देर बाद राहुल गुस्से में उबलता हुआ अन्नू के पास पहुंचा और बिना कुछ पूछे उसके गालों को थप्पड़ों से लाल कर दिया था। अन्नू ने बहुत बताने की कोशिश की, मगर राहुल को सुनना ही क्या था। अन्नू ने तो अब हार मान ली थी। आंखों में आंसू लिए उसने डिनर बनाकर सबको परोसा और सबको खाना खाने के बाद बर्तन धोने ही लगी थी कि घड़ी ने 10 बजा दिए और कमरे से राहुल की आवाज़ आई। अन्नू, कमरे में आओ। वो ना चाहते हुए भी भारी कदमों के साथ कमरे की तरफ चल पड़ी। आज अन्नू की बड़ी ननंद आने वाली थी। उसकी ननंद की शादी दूसरे शहर में हुई थी। ससुराल दूर होने की वजह से वो कम ही मैके आती, मगर जब आती तो महीने भर रुकती थी। सास ने खाने की पूरी लिस्ट थमा दी थी। उसमें सौम्या की पसंद के सारे पकवान थे। अन्नू सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। डोरबेल बजी और दरवाज़ा सास ने खोला। सौम्या ने माँ को गले लगा लिया।
दोनों एक दूसरे से मिलके फूले नहीं समा रही थी। सौम्या ने अन्नू को गले लगाया और फिर अन्नू ने सौम्या की खूब खातिरदारी की थी। सौम्या बार बार यही कह रही थी कि अन्नू भाभी हो तो तुम्हारी जैसी, और ये सुन सुनकर अन्नू की सास का मुंह बिगड़ता जा रहा था। सौम्या के आने के बाद अन्नू की जिंदगी में इतना तो बदलाव आया था कि उसकी सास अब हर वक्त उसके पीछे नहीं पड़ी रहती थी। सौम्या अन्नू के साथ अच्छी थी और अन्नू को भी सौम्या के आने से एक सहेली मिल जाती थी जिसके साथ वो दिन भर बातें करती। सौम्या उसका किचन में भी हाथ बटा देती थी। हालांकि उसकी सास मना करती रहती थी मगर सौम्या ना मानती। अन्नू आज खाना मिलेगा या नहीं? अन्नू की सास ने आवाज़ लगाई। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। दिन भर सोती रहेगी, खाने पीने के वक्त का पता ही नहीं रहता, सास बड़बड़ा रही थी। मम्मी, भाभी को पूरे दिन तो काम से फुर्सत नहीं होती, बेचारी कब सोती रहती है। सौम्या ने अन्नू की तरफदारी की थी। तू चुप कर, हमेशा उस काम चोर की तरफदारी करती रहती है, अन्नू की सास ने सौम्या से कहा था। भाभी, तुम्हें पता है मेरे वो बहुत अच्छे हैं, कभी जो मेरे सिर में दर्द हो तो सर दबा देते हैं। हम हर संडे बाहर घूमने भी जाते हैं और खाना भी बाहर खाकर ही आते हैं। अगर मायके आने के लिए कहती हूँ तो इनका तो मुँह ही उतर जाता है। बड़ी मुश्किल से इस बार आने के लिए हामी भरी इन्होंने, वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए। सौम्या और भी न जाने क्या क्या बताती रही थी मगर अन्नू तो अपने अतीत में खो गई थी। शादी की शुरुआत से ही वो पति के प्यार के लिए तरसती थी। उसने हर एक सुख दुख में अपने पति का साथ दिया। एक बार राहुल का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। चोट तो ज़्यादा नहीं आई थी मगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था। अन्नू 1 मिनट भी उसके पास से ना हिलती। दिन रात एक कर दिए थे उसकी सेवा में, मगर राहुल को तो जैसे अन्नू के त्याग और प्रेम से मतलब ही ना था। उसको लगता था कि अन्नू जो कर रही है ये तो उसका फर्ज है। काश कभी तो वो अन्नू के प्यार को समझ पाता। आज सौम्या के पति उसको लेने आ रहे थे। अन्नू तैयारियों में लगी हुई थी। सौम्या के आने से अन्नू को थोड़ा सहारा मिला था मगर अब वो भी जा रही थी। सौम्या के पति आ चुके थे। अन्नू ने तरह तरह के पकवान परोसे थे और कुछ देर बाद सौम्या चली गई। जाने से पहले अपनी मम्मी को समझा के गई थी कि भाभी का ख्याल रखना, मगर वो कहाँ समझने वाली थी। आज सुबह से अन्नू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने राहुल से बोला भी मगर उसने कुछ ध्यान ना दिया। राहुल का उसके प्रति ऐसा व्यवहार, शायद वो सर का दर्द दिल में उतर आया था। दिल भर काम से थक के चूर होने के बाद 10 बजे जब राहुल ने उसको कमरे में बुलाया तो उसका दिल चाहा राहुल से रो रो कर उसकी शिकायत करे, मगर उसने बस इतना ही कहा, आज तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं प्लीज़ राहुल। राहुल ने उसकी एक न सुनी और अपनी वासना शांत करता रहा। उसके शरीर से खेलता रहा जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक खिलौना हो। अन्नू की तबीयत अगली सुबह भी ठीक ना थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, मगर कुछ दिन ऐसे ही रहने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसको खुशखबरी का पता चला कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने उसको सारी बातें समझाई, खान पान अच्छी तरह लेने को कहा, प्रिकॉशन बताए और साथ ही कुछ दिन पति से दूर रहने की सलाह भी दी, क्योंकि अन्नू कुछ कमज़ोर थी, इसलिए डर था कि कहीं बच्चे को कुछ नुकसान न पहुँचे। वो बहुत खुश थी। खुशी खुशी घर आई और सोचने लगी, आज राहुल ये खुशखबरी सुनेंगे, मुझे गले से लगा लेंगे। उसने डिनर में राहुल की पसंद की चीज़ें बनाई। डोरबेल बजी। अन्नू ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। राहुल अंदर आया। अन्नू ने उसको बताने की कोशिश की मगर राहुल बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने अन्नू को बोलने से पहले ही रोक दिया और नहाने चला गया। अन्नू ने सोचा डिनर के बाद कमरे में आराम से बात करूंगी। डिनर के बाद अन्नू आज खुद ही 10 बजते ही कमरे में पहुंच गई और राहुल को सब बताना चाहा, मगर राहुल ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। अन्नू तड़पती रही मगर कुछ ना बोल सकी। वो रात भर दर्द से तड़पती रही। राहुल ने आज दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर दी थी। सुबह जब वो उठी तो बिस्तर की सफ़ेद चादर लाल हो चुकी थी। अन्नू तो जैसे सदमे में चली गई थी। ये क्या था? वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, बस चिल्ला चिल्ला के रो दी थी। अन्नू के जोर जोर से रोने से राहुल की नींद खुली और वो अन्नू पर चिल्ला पड़ा था, क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रही हो, जाओ यहाँ से। अन्नू का सब्र आज जवाब दे गया था। उसने बिस्तर से कंबल हटाया और बोली,
लो देख लो अपनी दरिंदगी का नतीजा। तुमने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। कितनी खुश थी मैं कल तक, और आज अन्नू में इतनी ताकत ही ना बची थी कि वो कुछ और बोल पाती। वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। राहुल घबरा गया और माँ को आवाज़ लगाई। माँ और पापा भागते हुए कमरे में आए। अन्नू वहाँ बेसुध पड़ी थी। उसकी साड़ी पर लगा खून देखकर अन्नू की सांस डर गई। ये क्या किया राहुल तूने? मैंने तुझसे कहा था कि इसको इतना टॉर्चर कर कि इसके मायके वाले दहेज का बचा हुआ पैसा जल्दी दे दे, मगर तूने तो इसको मार ही डाला। पापा ने अन्नू को उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया इनको 1 महीने का गर्भ था। मगर क्या डॉक्टर? राहुल ने घबराते हुए पूछा। इनके साथ बहुत क्रूरता की गई है जिससे इनका मिसकैरेज हो गया और अब शायद ये कभी माँ नहीं बन पाएंगी, डॉक्टर ने बताया। राहुल सर पकड़कर वहीं बैठ गया और रोने लगा था। अपने बच्चे को खोने का दुख इस पत्थर दिल इंसान की आंखों से भी छलक आया था। अरे बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, तुझे बच्चा ही तो चाहिए ना। राहुल की माँ ने ऐसा कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस करो माँ प्लीज़, बहुत हुआ। आपकी बातों में आकर मैंने अपनी गृहस्थी उजाड़ ली। इतनी अच्छी लड़की मुझे पत्नी के रूप में मिली और मैंने उसकी कदर ही नहीं की। सब आपकी वजह से, राहुल ने इतना कहा और जोर जोर से रोने लगा। अन्नू कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से घर आ गई थी, मगर अब उसने राहुल की पहले की तरह देखभाल करना छोड़ दिया था। अब उसके दिल में न प्यार बचा था न जिम्मेदारी का एहसास। बस एक जगह बैठे बैठे कब शाम हो जाती उसे पता ही न चलता। वो एक जिंदा लाश बन के रह गई थी। सास ने भी उसको कुछ कहना छोड़ दिया था। असल में अन्नू के दुख की वजह बस यही नहीं थी कि उसने अपना बच्चा खो दिया था, बल्कि ये भी थी कि उसने डॉक्टर की राहुल से कही बात भी सुन ली थी कि अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, और साथ ही अपनी सास की दूसरी शादी वाली बात भी उसने सुन ली थी। वो सोचती रही थी कि कैसे लोग हैं ये, मेरे शरीर से लाभ उठाकर मुझसे अपनी वासना शांत करके आज मुझे ही बिना फल का पेड़ बता के पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उसने हॉस्पिटल से आने के बाद अपने मायके फ़ोन करके कहा भी था कि मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ। अब उसका मन राहुल और उसके घर वालों से उचट गया था, मगर माँ भी क्या करती। अन्नू के पापा की डेथ के बाद वो खुद उसके भाई भाभी पर आश्रित थी। अन्नू की माँ उसको कोई सटीक जवाब न दे पाई थी। अन्नू समझ गई थी कि शादी के बाद लड़की का हमेशा के लिए मायके में रहना कितना कठिन है। वो और भी ज़्यादा कठिन तब हो जाता है जब मायके में भाई भाभी का राज हो। उसने अपने आप को जिंदगी रूपी नदी की धार के साथ बहने के लिए छोड़ दिया था। कुछ दिन ऐसे ही खामोशियों में बीत गए, मगर अन्नू की सास कहाँ तक खामोश रहती। बहू के आने के बाद जिसने घर का एक तिनका भी उठाकर इधर से उधर ना किया हो, वो सास कब तक बहू को बैठा के खिला सकती है। अन्नू की सास ने राहुल से इस बारे में बात करनी चाही, मगर राहुल ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया था। उसने राहुल को दूसरी शादी के लिए मनाना चाहा, मगर राहुल नहीं माना। अन्नू की सास तंग होकर अन्नू को बातें सुनाती, मगर अन्नू पर तो जैसे कोई असर ही ना होता। बस वो एक शून्य को ताकती रहती थी, मानो शरीर तो यहाँ है मगर अन्नू यहाँ है ही नहीं। अन्नू की सास ने अपने बेटे राहुल के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। अपने बुढ़ापे की दुहाई दी, मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ बेटा, अब मुझसे नहीं निभाई जाती घर की सारी जिम्मेदारियाँ। सास ने कहा। ये रोना धोना काम आ गया था। राहुल दूसरी शादी के लिए मान गया, मगर एक शर्त रख दी कि मैं अन्नू को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगर वो ठीक हो गई तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अन्नू की सास मान गई थी कि चलो कुछ भी हो। राहुल ने दूसरी शादी के लिए हामी भरी। राहुल अगले दिन अन्नू को एक मनोचिकित्सक के पास ले गया, जिनका नाम था डॉक्टर गुप्ता। वो जाने माने मनोचिकित्सक थे। उन्होंने अन्नू का चेकअप किया, फिर कुछ सेशन और किए। राहुल अन्नू के साथ जो हुआ वो उसके दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। तुम कुछ दिनों के लिए उसे शहर से बाहर कहीं खुली जगह पर ले जाओ और उसको खुश रखने की कोशिश करो। जैसे जैसे उसके दिमाग से बीते वक्त की कड़वी यादें निकलती जाएगी, वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी, डॉक्टर गुप्ता ने राहुल से कहा। राहुल ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। क्या बेटा, इन डॉक्टरों की बात में आ गया तू भी? इसको कुछ दिन मायके छोड़ दे,
भाई भाभी के ताने सुनेगी तब ससुराल की अहमियत समझ आ जाएगी, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी फिर। राहुल की माँ ने कहा। न जाने वो अन्नू के लिए इतनी नफरत कहाँ से लाती थी, मगर इस बार राहुल ने माँ की एक ना सुनी और मनाली की टिकट करवा दी। किसी वक्त अन्नू ने कहा था राहुल से कि हनीमून पर मनाली चलेंगे, मुझे मनाली जाने का बहुत शौक है। राहुल ने पैकिंग किए। अगले दिन दोनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। ट्रेन आई, वो दोनों ट्रेन में सवार हुए। शहर से बाहर निकलते ही बस हर तरफ हरियाली, नदियाँ, पहाड़, कितना सुंदर वातावरण था। वो अकेले ही अन्नू से बातें करता रहा। मनाली ज़्यादा दूर न था। शाम तक वो मनाली में थे। टैक्सी करके होटल की तरफ चल पड़े जो राहुल ने पहले से ही बुक किया हुआ था। वहाँ जाकर राहुल ने अन्नू को फ्रेश होने को कहा। वो चुपचाप उठकर फ्रेश होने चली गई। फिर राहुल भी फ्रेश होकर अन्नू को साथ ले मनाली के बाज़ारों में घूमने निकल गए। राहुल ने मॉल रोड, वशिष्ठ, हर जगह अन्नू को घुमाया। एक दिन वो दोनों बाहर घूमने गए थे। वहाँ पहाड़ी पर बर्फ गिरी हुई थी। वहाँ बहुत से लोग बर्फ से खेल रहे थे। अन्नू और राहुल वहीं पास में एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए। राहुल सोचने लगा, काश मैंने अन्नू के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखा होता तो आज मेरी अन्नू की ये हालत ना होती। तभी अन्नू जोर जोर से हंसने लगी। राहुल ने हैरान होकर उसको देखा। फिर बर्फ पर खेलते एक बच्चे को देखा। वो बच्चा तरह तरह की अटखेलियाँ कर रहा था। कभी चलते चलते बर्फ पर गिर पड़ता, कभी अपनी मम्मी को बर्फ के गोलों से मारता और फिर जोर से हंसता। राहुल ने शायद पहली बार अन्नू को इतना खिलखिला के हंसते देखा था। वो समझ गया था कि अन्नू की बीमारी क्या है। अगले दिन वो अन्नू को एक बच्चों के पार्क में लेके गया। वहाँ उसने छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखा, हंसते देखा। अन्नू धीरे धीरे हंसने लगी थी, मगर राहुल से अभी भी दूर ही थी। उसके दिल में राहुल के लिए बहुत नाराजगी थी या शायद बहुत गुस्सा था। राहुल अन्नू का बहुत ख्याल रखता, मगर अब अन्नू को कोई फर्क ना पड़ता था। ये राहुल की गलतियों की सजा थी जो उसने इतनी प्यारी पत्नी को खो दिया था। एक दिन राहुल अन्नू को घुमाने ओल्ड मनाली मार्केट ले गया। वहाँ किसी ने अन्नू को पहचान लिया और उसका नाम पुकारा। अन्नू ने पीछे मुड़कर देखा। अरे तुम यहाँ? उसने कहा। अन्नू ने उसको ना पहचानने वाली नज़रों से देखा। हम यहाँ घूमने आए हैं, या यूँ कहें हनीमून पर आए हैं, राहुल ने अन्नू की तरफ से जवाब दिया। अच्छा, मगर आप दोनों की शादी तो 3 साल हो गए ना, हनीमून अब? उस लड़की ने कहा। हाँ, वो काम और ऑफिस के चक्कर में ज़रा सा लेट हो गए हनीमून के लिए, राहुल ने जवाब दिया। ओ अच्छा, अन्नू ने लगता है मुझे पहचाना नहीं, हम दोनों कॉलेज में साथ थे, उस लड़के ने कहा। अच्छा, तो आप आइए हमारे होटल पर, वहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे। राहुल ने होटल का पता बताया और वो लोग बाय बोलकर आगे चल पड़े। कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम उस गुलाबी सूट में, कंधे पर लिया वो हरा दुपट्टा, कानों में चांदी की बालियां, गुलाबी हथेलियों पर लगी लाल मेहंदी, खुले बाल, कुछ डरी सहमी, कुछ संकुचाई सी चली आ रही थी तुम मेरी तरफ। एक्सक्यूज मी, ये फर्स्ट ईयर का क्लासरूम किधर है? तुमने हौले से अपनी प्यारी सी आवाज़ में मुझसे पूछा था। मेरे कानों में तो जैसे किसी ने मिश्री घोल दी हो। मैं 2 मिनट तुम्हें ताकता रहा। तुमने फिर से सवाल दोहराया था। मैं जैसे चीर निंद्रा से जागा और चौंकते हुए पूछा, जी आपने कुछ कहा? जी मैंने पूछा ये फर्स्ट ईयर का क्लासरूम किस तरफ है? तुमने कुछ झुंझलाहट में कहा था। जी आप सीधे जाकर बाएं मुड़ जाएं। तुम अपने सवाल का जवाब पाकर पीछे मुड़ी और चली गई, और मैं तुम्हारे उस लहराते धानी दुपट्टे को आंखों से ओझल होने तक देखता रहा था। तुम्हारी पायल की वो छनक आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अन्नू अपने कानों पर हाथ रखकर निहाल बड़बड़ाया था। आज तुम्हें इतने सालों के बाद देखकर दिल में दबी वो चिंगारी फिर से भड़कना चाह रही थी अन्नू, मगर आज तुम कुछ अधूरी सी लगी मुझे, कुछ उलझी सी, कुछ बुझी बुझी, कुछ उदास। तुम्हारे ओठों की वो मुस्कान कहाँ गई अन्नू, जिसको देखकर मैं पागल सा हो जाता था? क्या मुझे तुम्हारे पति के बुलावे पर तुम्हारे पास जाना चाहिए? मगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर कैसे खुद को संभाल पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? क्यों तुमने मेरे प्यार को नहीं स्वीकारा? क्यों दूर चली गई मुझसे?
मगर हाँ, हम पहले अच्छे दोस्त थे, बाद में मैंने तुमसे प्यार किया, इसलिए मैं तुमसे मिलने आऊँगा। निहाल अन्नू से मिलने के बाद रात भर इसी उधेड़-बुन में रहा कि वो क्या करे, और फिर उसने तय किया कि अन्नू की ये हालत कैसे हुई, ये जानने के लिए वो कल सुबह उससे मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन निहाल तैयार होकर अन्नू के होटल का पता लेकर चल दिया। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने बताया उसको राहुल जी से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन लगाकर राहुल को इन्फॉर्म किया। राहुल ने निहाल को रूम नंबर बताया और ऊपर आने को कहा। निहाल लिफ्ट से ऊपर चल दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अन्नू के सामने आकर तो वो पहले भी नर्वस हो जाता था, इसलिए ही वो अन्नू से ना सही से अपने प्यार का इजहार कर पाया था और ना उसे पाने की हिम्मत जुटा पाया था। निहाल ने रूम नंबर 301 पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। हेलो, राहुल ने कहा। हेलो, कैसे हैं आप? निहाल ने जवाब दिया। हम बिल्कुल ठीक है, बस आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, राहुल ने कहा और निहाल को अंदर बुलाया। अन्नू अभी भी गुमसुम सी खिड़की के पास बैठी थी, दुनिया की हर बात से अनजान। उसको शायद निहाल के आने का भी पता ना चला था। राहुल ने फ़ोन पर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और निहाल से बातें करने लगा। राहुल ने बातों ही बातों में अन्नू के साथ हुई उस घटना का भी जिक्र किया जिसकी वजह से अन्नू की ये हालत हुई थी, मगर उसने उस घटना में अपनी भूमिका के बारे में निहाल को नहीं बताया। काफ़ी आने के बाद दोनों ने काफ़ी पी और एक कप अन्नू को भी दिया। काफ़ी खत्म करके तीनों बाहर पहाड़ों की सैर पर निकल पड़े। निहाल अन्नू से बात करना चाहता था, मगर उसको डर था कि कहीं राहुल को बुरा ना लग जाए, इसलिए उसने अन्नू से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। कुछ देर चलने के बाद तीनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद राहुल कुछ ज़रूरी काम से अन्नू और निहाल को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर निहाल अन्नू को देखता रहा, मगर अन्नू कुछ देर तो चुप रही, फिर धीमे से बोली, निहाल, मैं उससे नफरत करती हूँ। किससे? निहाल ने पूछा। राहुल, बहुत थके हुए लफ्जों में अन्नू ने कहा था, और निहाल सोचने लगा था कि क्यों अन्नू अपने ही पति से नफरत करती है, मगर उसने अभी पूछना ठीक न समझा। तभी राहुल भी वहां आ पहुंचा था। उसने अन्नू के गालों पर आंसुओं के निशान देखे और निहाल की तरफ इशारों में पूछा, क्या हुआ है? निहाल ने नहीं में गर्दन हिला दी थी। शाम ढल चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी। निहाल ने उन दोनों को चलने के लिए कहा। राहुल ने अन्नू का हाथ थामा और तीनों चल पड़े वापस होटल की तरफ। राहुल ने निहाल को कल फिर आने के लिए कहा और साथ ही डॉक्टर गुप्ता की सलाह भी बताई कि अन्नू को जितना खुश रखा जाए और बीते हुए अच्छे पल याद दिलाएं जाए, वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। निहाल ने भी कल आने का वादा किया और अपने होटल की तरफ चला गया। राहुल ने अपनी ऑफिस की छुट्टियां 15 दिन और बढ़वा ली थी। निहाल के मिलने से एक उम्मीद जो जागी थी कि अन्नू जल्द ही ठीक हो जाएगी। निहाल वहां से वापस आकर अगली सुबह का इंतजार करने लगा था। वो जानना चाहता था कि अन्नू अपने ही पति राहुल से नफरत क्यों करती है। ऐसा क्या हुआ है दोनों के बीच? अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर तैयार होकर वो अन्नू के होटल के लिए निकल पड़ा। फिर कुछ नाश्ता करके वो तीनों बाहर पहाड़ों में घूमने को निकलने लगे, मगर निहाल ने राहुल को जाने से रोक दिया था। निहाल ने कल का सारा किस्सा राहुल को सुनाया और कहा, अन्नू तुम्हारे सामने नहीं बोल पाएगी, हो सके तो मुझे उसके साथ अकेले जाने दो। राहुल तो बस किसी भी हाल में अपनी अन्नू को वापस पहले जैसा देखना चाहता था, तो वो मान गया। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं होटल में ही रुकता हूँ, राहुल ने कहा। फिर अन्नू और निहाल पहाड़ों की तरफ चल पड़े। निहाल ने इधर उधर की बातों से अन्नू को टटोलना शुरू किया। अन्नू, तुम्हें पता है वो हमारी क्लास में रोहिणी, वो पतली दुबली सी लड़की, उसकी शादी एक बहुत ही मोटे से लड़के से हो गई। मैं गया था उसकी शादी में, तुम्हें नहीं बुलाया था उसने? निहाल ने अन्नू से पूछा। अन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा छोड़ो, मगर मुझे तो लगता है वो अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती होगी। निहाल ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। अन्नू अभी भी चुप थी। फिर कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है अन्नू, रोहिणी अपने पति से प्यार करती होगी? वैसे रोहिणी शादी के बाद एक बार मिली थी, मुझसे बता रही थी कि उसका पति उसको बहुत प्यार करता है। खुश नसीब है वो, अन्नू ने धीमे से कहा था। निहाल को एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो फिर बोला,
खुशनसीब कैसे? वो अच्छा, उसका हस्बैंड बहुत अमीर है इसलिए? सुना है वो नहीं, उसको प्यार करता है इसलिए। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। अन्नू ने निहाल की बात बीच में ही काट दी। कौन इतना खुशनसीब नहीं है अन्नू, बताओ। मुझे तो लगता है हर पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। अब तुम राहुल को ही देख लो, तुम्हें घुमाने मनाली लेकर आया है, कितनी सारी शॉपिंग कराई, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है और तुमसे कितना प्यार करता है। बस अन्नू अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई थी। कौन सा प्यार? वो प्यार जिसने मेरी ये हालत कर दी, या वो प्यार जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया? या शायद तुम उस प्यार की बात कर रहे हो जिसकी वजह से अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। नफरत करती हूँ मैं उस इंसान से जिसने मुझे अधूरा कर दिया। एक औरत से उसका मातृत्व छीन लिया उसने। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था मगर एक उम्मीद थी कि मैं अपने बच्चे के सहारे जी लूँगी, मगर अब तो वो सहारा भी हमेशा के लिए छीन गया। तुम बताओ निहाल, क्या कोई ऐसा करता है उसके साथ जिससे वो प्यार करता हो? बताओ निहाल, बताओ। और तुम कहते हो कि वो मुझसे प्यार करता है? अन्नू जोर जोर से रो रही थी और निहाल से पूछ रही थी कि क्या प्यार ऐसा होता है? मैंने उस इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, सारी खुशियाँ उसकी नाम कर दी, उसको अपना सब कुछ मान लिया। उसकी हंसी मेरी हंसी, उसके आंसू मेरे आंसू, मगर उसने क्या किया? बस चंद रुपए पाने के लिए अपनी माँ की बातों में आकर मुझे तड़पाता रहा, रौंदता रहा, मुझे किसी बेजान चीज़ की तरह। अन्नू बोले जा रही थी और निहाल खामोशी से उसको सुनता रहा। यही तो चाहता था वो कि अन्नू के दिल का बोझ हल्का हो जाए। तुम्हें पता भी है मेरे बच्चे की मौत का कारण वही है, एक अजन्मे बच्चे का कातिल है वो। अन्नू ने शुरू से आखिर तक की सारी बात बताई। निहाल सुनकर हैरान रह गया था। आज का राहुल कल के राहुल से कितना अलग था। आज जो राहुल अन्नू के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है, कल तक उस अन्नू के आंसुओं की वजह वही था। मगर निहाल ने अन्नू से इस बारे में कुछ और नहीं पूछा और ना ही कुछ कहा, क्योंकि अब राहुल बदल चुका था। निहाल ने उसकी आंखों में अन्नू के लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी, इसलिए राहुल को एक मौका और तो मिलना ही चाहिए था। अन्नू बात पूरी करके घुटनों के बल बैठ गई और बहुत बुरी तरह रो पड़ी। वो थक चुकी थी इस जिंदगी से। निहाल ने उसको समझाना शुरू किया। अन्नू, वो राहुल की गलती थी मगर अब वो बदल चुका है। क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये राहुल वही पहले वाला राहुल है? तुम खुद सोचो, अगर वो पहले वाला राहुल होता तो क्या तुम्हें ठीक करने के लिए यहाँ तक लाता? तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से राहुल को जानती हो। क्या तुम्हें उस राहुल में और इस राहुल में कोई फ़र्क नहीं दिखता? अन्नू, मैंने राहुल को तुम्हारे लिए तड़पते देखा है। जितनी उदासी तुम्हारे चेहरे पर होती है उससे कई ज़्यादा उदासी मैंने राहुल की आंखों में देखी है। जब तुम उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखती हो न, तब भी वो तुम्हें ही देख रहा होता है। अन्नू, मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रही है, उसे मत ठुकराओ, वरना कहीं ऐसा ना हो वो एक बार जाए तो फिर कभी वापस लौट के आ ही ना। मोहब्बत का बिछड़ जाना बहुत तकलीफ देता है अन्नू, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तुम ही बताओ, राहुल अगर तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए तो क्या रह पाओगी उसके बिना? तुमने भी तो कभी उसको चाहा था। अन्नू ने निहाल की बात सुनकर पहली बार अपना दिल टटोला था। शायद नहीं, उसके दिल से एक दबी दबी सी आवाज़ आई थी। अन्नू, राहुल भी तुम्हें प्यार करता था। तुम्हें खो देने के डर ने राहुल को कितना बदल दिया। उसकी बस इतनी ही गलती थी कि वो अपनी माँ की लालच और बहकावे में आ गया। अन्नू, तुम्हारी खामोशी राहुल को पहले ही बहुत सता चुकी है, अब माफ़ कर दो उसे। निहाल ने कहा। कैसे माफ़ कर दूँ उसको निहाल, कैसे? अन्नू ने कहा, मगर इस बार अन्नू के लहजे में नफ़रत या कड़वाहट नहीं थी। अन्नू कुछ नर्म पड़ रही थी। निहाल ने इस नरमी का फ़ायदा उठाया और राहुल की सारी खूबियाँ अन्नू के सामने गिनवाता रहा। निहाल समझ रहा था कि अन्नू के दिल में अभी भी अपने पति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बस इसका एहसास अन्नू को करवाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तानी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, पति उनके लिए उनका सब कुछ होता है। आखिर कैसे ना पिघलती। तभी अन्नू को फ़ोन बज उठा। आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। अन्नू की फ़ोन उठाते ही उधर से किसी महिला ने बहुत तेज़ी में कहा था।
मगर क्यों, क्या हुआ है? आप कौन बोल रही हैं? अन्नू ने एक सांस में कई सवाल पूछ डाले थे। अभी पहले आप हॉस्पिटल पहुंचिए, इट्स ऑन इमरजेंसी, महिला ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। निहाल, चलो सिटी हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से फ़ोन आया, अन्नू तेज़ी से उठते हुए बोली। दोनों ने जल्दी से टैक्सी की ओर सिटी हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। जी, हमें यहाँ से फ़ोन आया था, निहाल ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। आपका नाम? रिसेप्शन पर बैठी महिला ने निहाल से पूछा। जी, फ़ोन अन्नू के पास आया था, अन्नू रावत, निहाल ने बताया। कुछ ही देर में उस महिला ने निहाल से कहा, 3rd फ्लोर पर आईसीयू है, आप वहाँ चले जाएं, आपके पेशेंट वहीं एडमिट है। क्या पेशेंट? कौन पेशेंट? आप साफ साफ बताएं, निहाल ने परेशान होते हुए पूछा। मगर अन्नू आईसीयू का नाम सुनते ही लिफ्ट की तरफ बढ़ चुकी थी। अन्नू एकदम से रो पड़ी थी, मशीनों में उलझा हुआ, सर पर बहुत सारी पट्टियां बांधे हुए, मशीन की बीप बीप के साथ धड़कते हुए दिल के साथ आंखों को मूंदे राहुल बेड पर लेटा हुआ था। अन्नू राहुल के सीने पर सर रखकर रोती चली गई थी। जी हाँ राहुल, सही सुना आपने। असल में जब निहाल अन्नू को अकेले लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा था, तब राहुल का दिल नहीं माना और वो कमरे में बोर भी हो रहा था। तभी वो उनके पीछे चला आया था। मगर उस वक्त अन्नू ने राहुल की सारी पुरानी बातें बताते हुए निहाल से कहा था, मैं उससे नफरत करती हूँ। जब उसने खुद अन्नू के मुंह से ये सुना तो राहुल का दिल टूट गया। वो जैसे अपने आपे में ही न रहा था और सड़क पर बेसुध सा चला जा रहा था। तब उसको एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। लोगों ने उसको उठाया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और उसके फ़ोन में अन्नू का नंबर सबसे पहले था, तो हॉस्पिटल वालों ने उसको फ़ोन करके हॉस्पिटल आने को कहा था। अन्नू बहुत देर राहुल को पकड़कर रोती रही। निहाल ने उसको शांत करना चाहा, मगर वो बस रोए जा रही थी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था राहुल इस तरह उससे दूर हो जाएगा। वो बहुत डरी हुई थी, बार बार निहाल से पूछती, राहुल को कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा ना उसे। निहाल खुद भी परेशान था, मगर अन्नू को दिलासा देता, नहीं अन्नू, कुछ नहीं होगा तुम्हारे राहुल को। अन्नू को ये सुनकर कुछ तसल्ली तो मिलती, मगर राहुल को 22 घंटे बीत चुके थे। अब राहुल की हालत कुछ स्थिर थी, मगर होश अभी भी नहीं आया था। डॉक्टर ने आकर उसको चेक किया और निहाल से बोला, अब इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना दिमाग पर लगी चोट की वजह से ये कोमा में जा सकते हैं। अन्नू ने डॉक्टर की बात सुन ली थी। उसने राहुल को पकड़ के रोना शुरू कर दिया। उठो राहुल, देखो तुम्हारी अन्नू तुम्हारे पास आ गई है। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे बात करूं, पहले की तरह हंसूं मुस्कुराऊं। देखो मैं हंस रही हूँ, देखो ना राहुल। निहाल, जो वहाँ खड़ा होकर सब देख रहा था, वो उन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देता है। ये उनका वक्त था जो उन दोनों के लिए था, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं थी। राहुल ने अपने हाथ जोड़कर अन्नू से इशारों में माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर अन्नू ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं राहुल, ऐसा मत करो। तुमने जो किया था वो अनजाने में किया था। इसका एहसास मुझे निहाल ने करवाया। उस रात तो तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम कभी वो सब ना करते। ये कहते हुए अन्नू राहुल के गले से लग गई थी। राहुल ने भी अन्नू को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। कुछ देर बाद निहाल डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने राहुल को देखा और निहाल को राहुल की कंडीशन बताई। डॉक्टर ने एक सर्जरी करने को कहा था। सर्जरी के बाद कुछ दिन में राहुल सही होने लगा था। असल में उसकी दवा डॉक्टर के पास नहीं, अन्नू के पास थी। अन्नू का प्यार। अन्नू फिर से एक बार राहुल का पहले की तरह ख्याल रखने लगी थी। कुछ दिनों में राहुल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो वापस घर आने के लिए आज रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। निहाल भी उनके साथ ही था। वो भी अब घर जा रहा था। हाँ, उसकी ट्रेन अलग थी, जो अन्नू की ट्रेन के बाद आने वाली थी। 2 साल बाद अन्नू हॉस्पिटल में दर्द से तड़प रही थी और राहुल बाहर टहल रहा था। अरे डरिए मत, अन्नू को कुछ नहीं हुआ था। वो तो आज से मातृत्व का सुख भोगने वाली थी। जी हाँ, मनाली से आने के बाद राहुल ने अन्नू को शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया था और उन्होंने उसका इलाज शुरू किया। 1 साल के इलाज के बाद वो फिर से एक बार प्रेग्नेंट हुई थी और इस बार राहुल ने उसका खूब ख्याल रखा। नर्स ने कुछ देर बाद एक नन्ही सी गुड़िया को राहुल की गोद में लाकर रखा था।
राहुल खुश था, बहुत खुश था। पापा बनने की खुशी तो थी ही, साथ में ये खुशी उससे भी ज़्यादा थी कि अन्नू की ख्वाहिश पूरी हो गई। यहाँ तक कि मनाली से आने के बाद उसने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया, क्योंकि वो राहुल की दूसरी शादी करवाने पर अड़ी हुई थी। उनको पोता जो चाहिए था। नन्ही परी के आ जाने के बाद उन दोनों की जिंदगी का अधूरापन भी खत्म हो गया था। दोनों बहुत खुश थे। अन्नू को वार्ड में शिफ्ट किया गया। राहुल ने अन्नू से मिलकर माथा चूमा और अन्नू की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। अब ना उसकी जिंदगी में वो 10 बजे वाला नियम था और न पति और सास की कुर्ता, बस था तो अपने जीवन साथी का बहुत सारा प्यार। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर